जी, तो हम अब येलो बॉक्स के बारे में बात करने लगे हैं। ये येलो बॉक्स क्या है? इसके अंदर आपको एक डेफिनेशन मिल रही है सबसे पहले, जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एजिंग। ये वो शाख है जिसके अंदर जो उम्र बढ़ने का अमल है, एजिंग का प्रोसेस है, उसको स्टडी किया जाता है। द नंबर ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। अब हमारी रिसर्च ये कहती है कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी उम्र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, एवरेज एज तो हम देख रहे हैं कि 60 है, 70 साल है, तमाम दुनिया में अगर देखें, और ममालिक में अपने अपने तौर पर जो है वो एवरेज एज है। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं उनकी तादाद दुनिया में बढ़ जाएगी। In the next half century, the number of people over age 75 will rise from present 8 million to 14.5 million, and the number over age 80 will rise from 5 million to 12 million. अगर ज़मीन पर हालात ठीक रहते हैं और रहने की आसाइशें और आराम और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इसी तरह तरक्की होती रहती है जिसके ज़रिए बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है और आइडियल लाइफ अपनाई जाए, तो उम्मीद है कि जो लोग जिनकी उम्र 75 साल या इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, उनकी तादाद 8 मिलियन से बढ़कर 14.5 मिलियन हो जाएगी। और आपको पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, उनकी तादाद दुनिया में 5 मिलियन से बढ़कर 12 मिलियन हो जाएगी। द ह्यूमन लाइफ स्पैन इज़ जज टू बी मैक्सिमम ऑफ 120 टू 125 ईयर्स। दुनिया में मेरे नॉलेज के मुताबिक जापान वो मुल्क है जहाँ पर सबसे तवील उम्र पाने वाले लोग रहते हैं। और जितने भी वो सारे लोग जो कि दुनिया में जिनके बारे में अब रिपोर्ट किया गया कि वो तवील उम्र उन्होंने पाई है, तो उसमें भी जो एवरेज है वो 120 से 125 साल है। द प्रेजेंट गोल ऑफ जेरोंटोलॉजी इज़ नॉट नेसेसरली टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन बट टू इंक्रीज हेल्थ स्पैन। जेरोंटोलॉजी की जो ब्रांच है, इसमें जो रिसर्च हो रही है, ये इसलिए नहीं हो रही कि सिर्फ उम्र को बढ़ाया जाए। उम्र बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होगा। जब अगर आप बीमार हो रहे हैं तो वो उम्र बहुत आपके लिए बढ़ती भी चली जाएगी, तो उसमें आप बीमारियों को फेस कर करके आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। इसलिए बड़ी उम्र के लोग हों, छोटी उम्र के लोग हों, जिस भी उम्र के लोग हों, बच्चे भी हों, सब के लिए ज़रूरी है कि हेल्थ स्पैन इंक्रीज़ किया जाए, सेहत का मयार जो है वो बेहतरीन बनाया जाए। और यही काम इस वक्त अब जेरोंटोलॉजी की ब्रांच में हो रहा है। रीजेनरेशन। रीजेनरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, पेपर में अक्सर किसी पार्ट में सवाल के तौर पर आ जाता है। रीजेनरेशन नाम से जाहिर है दोबारा पैदा होना। रीजेनरेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू रीगेन और रिकवर द लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई जानदार अगर अपना खोया हुआ हिस्सा, ज़ख्मी शुदा हिस्सा दोबारा बना ले तो इसको रीजेनरेशन कहते हैं। मुख्तलिफ जानदारों में रीजेनरेशन की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर स्पॉन्जेस में क्योंकि बॉडी सादा है तो उनकी रीजनरेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर उनके जिस्म का कोई एक हिस्सा टूट जाता है तो वो नया टूटा हुआ हिस्सा डिफ्रेंटिएशन करके, डिवाइड करके कुछ अरसे में पूरा नया जानदार बना लें। बहुत सारे जानदारों में रीजनरेशन की मदद से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एक ही पेरेंट के टूटे हुए हिस्से से नया जानदार बन जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा वक्त लेता है और लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट को इसमें रिफॉर्म करने में मदद मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अभी आपको बता रहे हैं कि लॉबस्टर जो है, अगर उसका पिंसर क्लॉ, उसका जो क्लॉ है उस पर आरी की तरह तेज़ दंदाने बने होते हैं जिसकी मदद से वो अपना डिफेंस ऑफेंस कर सकते हैं। उसके क्लॉ में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इंजर्ड हो गया है, तो वो अपना क्लॉ दोबारा बना लेता है। स्टार फिश का अगर बाजू टूट गया है और उसके साथ उसकी सेंट्रल डिस्क जो 5 कोनों वाली होती है, वो भी थोड़ा सा हिस्सा टुकड़ा उस बाजू के साथ आ गया, तो उसके सेल्स में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो रीजनरेट करवा सकता है और एक नई स्टार फिश जो है वो आ सकती है। इसी तरह प्लानेरिया को अगर आप 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें तो हर प्लानेरिया का जो हर हिस्सा आपने इक्वल डिवाइड किया होगा, कट किया होगा, वो नया बाकी का हिस्सा बना लेगा और आपको एक वक्त में 2 प्लानेरिया मिल जाएंगे। कुछ जानदारों में लिम्स जो हैं वो उनको रिफॉर्म करने की भी कैपेबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर अर्थवर्म जो है, अगर उसका सिर काट दें तो वो सिर दोबारा बना लेता है। इसी तरह सैलेमेंडर्स में काफ़ी एजेस में ये देखा गया है, छोटे से लेकर बड़ी एज तक के सैलेमेंडर्स में, कि अगर उनके लिम्ब किसी तरह डैमेज हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं किसी एक्सीडेंटल फाइट में, किसी एक्सीडेंटल चीज़ में, तो वो उसको रिफॉर्म कर लेते हैं। लिम्स के अलावा कुछ जानदारों में टेल का भी इसी तरह का सिलसिला है। टेल इन द लार्वा ऑफ एम्फीबियंस एंड एन लिजर्ड। अगर एम्फीबियंस के लार्वा को देखें तो उनमें टेल होती है जो इन्हें स्विम करने में मदद देती है।
और छिपकलियों में भी टेल होती है। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि छिपकली की अगर दुम जो है उसके ऊपर कोई दबाव पड़ जाए, या छिपकली की दुम जो है वो किसी उसके प्रेडेटर के शिकंजे में आ जाए, तो वो अपनी दुम को खुद ही अपने जिस्म से जुदा कर देती है ऑटोटॉमी के प्रोसेस में, और अपनी जो टेल है उसको दोबारा बना लेती है। हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर एंड रिपेयर ऑफ अ स्किन वुंड आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रीजनरेशन। हम ह्यूमन बीइंग्स में भी रीजनरेशन है, लेकिन इस तरह नहीं है कि अगर अल्लाह ना करे एक फिंगर टूटती है, हाथ टूटता है या बाजू टूटता है तो नया बाजू बन जाएगा, नई फिंगर आ जाएगी। अल्लाह ताला ने हमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी इस अंदाज में दी है कि अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो वो जुड़ जाती है, अगर स्किन में कहीं डैमेज हो जाता है, कहीं कट लग जाता है, कहीं ज़ख़म बन जाता है, कहीं बर्निंग हो जाती है थोड़ी सी, तो वो ज़ख़म जो है वो भर जाता है, वो स्किन जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये इंसानों के लेवल पे रीजनरेशन का खासियत है। प्लांट्स में रीजनरेशन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कि उनमें भी कैम्बियम, मेरिस्टम वगैरह जैसे टिश्यूज़ मौजूद हैं जो कि उनको मददगार साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उनकी ब्रांच स्टेम को नुकसान पहुंचा, किसी जानवर ने खाने की कोशिश की है, तो प्लांट जो है उस हिस्से को कवर अप कर लेते हैं, उन्हें नया बन जाता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि हम भी कुछ पौधों के जो स्टेम है उसको कलमकारी के अमल में कट करते हैं, और उसको जब ज़मीन में गाड़ते हैं तो जो हमने हिस्सा कट किया होता है वो जो ज़मीन में जिसको गाड़ते हैं, सॉइल के अंदर दबाते हैं, वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं और एक नया पौधा मिल जाता है और वो पूरा एक मुकम्मल पौधा बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सितारा मछली। सितारा मछली के 5 बाजू हैं। आपको दिखाया गया कि उसके 2 बाजू कट गए हैं, और साथ ही सेंट्रल डिस्क जो तिकोना दरमियान का हिस्सा है वो भी थोड़ा सा आ गया है। तो ये इसने बाकी के 3 बाजू बना लिए हैं। 3 बाजू येलो कलर में दिखाए गए हैं जो इसने रीजनरेट किए हैं, और 2 बाजू इसके अपने ओरिजिनल हैं जो उसको पेरेंट बॉडी से मिले। अब यहाँ से 2 बाजू तो एक तरफ चले गए थे, पिछले 3 बाजू रह गए। इन 3 बाजुओं ने अपना खोए हुए 2 बाजू बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वक्त में हमें एक सितारा मछली से 2 सितारा मछलियाँ मिल गई हैं। प्लेनेरिया आ गया। प्लेनेरिया को अगर ट्रांसवर्सली कट किया जाए तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, सर वाला हिस्सा ऊपर, दुम वाला नीचे। दोनों में खासियत है कि जिसके पास जो दुम वाला हिस्सा है वो सर वाला हिस्सा रीजनरेट कर लेगा, और जो सर वाला हिस्सा जिसके पास दुम नहीं है वो दुम वाला हिस्सा रीजनरेट कर लेगा। तो प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि सैलेमेंडर है, न्यूट है, ये भी एम्फीबियंस की एक किस्म है। इनमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि एम्प्यूटेटेड यानी कि ज़ख्मी शुदा लिम्ब में ऑर्गन की तरफ आ जाते हैं, और इनमें ये खासियत होती है कि ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये वो अमल है जिसमें एक सेल तकसीम दर तकसीम होकर नए सेल्स पैदा करता है, और वो सेल्स जो नए बनते हैं उनका स्ट्रक्चर स्पेशलाइज हो जाता है ताकि वो फ्यूचर में कुछ मखसूस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक हो जाए। तो इसके नतीजे में जो इंजर्ड पार्ट होता है इस तरह से उसमें वो तमाम सेल्स जो कि जिनकी कमी हो जाती है वो पैदा हो जाती है। तो ये थी रीजनरेशन का टॉपिक। अब ये आपका एक और टॉपिक आ गया, एबनॉर्मेलिटीज़। तो एबनॉर्मेलिटीज़ या एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो है, अब हमने उसके बारे में यहाँ पर देखना है। बाज़ दफ़ा अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है। एक जो जानदार नशोनुमा पारा होता है वो अंडे के अंदर हो या वो मदर की बॉडी में हो, वो नशोनुमा ठीक से उसको नहीं मिल पाती, ठीक नहीं हो पाती, जो एक रेगुलर नॉर्मल पैटर्न है। और बायो की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी जानदार की एबनॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं ताकि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके, उसको टेराटोलॉजी कहते हैं। सो टेराटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड कॉजेज़ फॉर सच डेवलपमेंट्स, यानी रीजंस क्या हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंटरफेयर करती है डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर और उसको नॉर्मल डेवलप नहीं होने देती, उसको हम कहेंगे कि ये वो फैक्टर्स हैं जो कि टेराटोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट कॉज करें। The normal process of development is distributed by abnormalities inherited from parents, abnormalities due to chromosomes or genes or environmental factors or metabolic defects. आम तौर पर जो abnormalities हैं वो किसी पैदा होने वाले बच्चे में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के आने वाली नस्ल में वो तब हो सकती है जब पेरेंट्स की तरफ से वो जीन के थ्रू अगली नस्ल को मुंतकिल हुई हो,
या जब क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हों तब कोई abnormality हो गई हो, क्रोमोसोम के लेवल पे भी ये abnormality हो सकती है, या जीन्स भी डिफेक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा जीन्स और क्रोमोसोम तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंटल फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जो कि हार्मफुल रेडिएशंस की सूरत में, हार्मफुल केमिकल्स की सूरत में किसी तरह ऑर्गेनिज्म पर असरअंदाज हो जाते हैं, उसको नॉर्मल डेवलप नहीं होने देते। और इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स भी होते हैं जो कि फिर वक्त के साथ साथ सामने आ जाते हैं।